Hello, guys. Welcome to Gen Z Teacher. I hope you all are doing great. So, आज की क्लास में हम सीटेट में जो आपके पार्ट थर्ड ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन आता है उसके एनसीईआरटी के नोट्स करेंगे। यानी आपकी एनसीईआरटी बुक्स में थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आज हम वो सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इसका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी ने 6 थीम्स में डिवाइड किया है। वो 6 थीम्स कौन सी हैं? फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू। सो ये थीम्स आपकी बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो लास्ट ईयर का पेपर आया था उसमें ही आपके इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन गए थे थीम से रिलेटेड ही। और जो आपकी पेडागोजी आती है ईवीएस में, देखो सीटेट में 15 मार्क्स की तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी होता है, वो अदर टॉपिक होते हैं 1-2 क्वेश्चंस। और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। पेडागोजी भी आपकी इन्हीं थीम से रिलेटेड आती है मेनली। तो इन थीम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये थीम्स इसीलिए होती हैं ताकि बच्चा अपने इन्वायरमेंट सराउंडिंग के साथ कोरिलेट करके पढ़ सके और रटे ना, यानी रोट लर्निंग को डिस्करेज करे। इसमें डिस्क्रिप्शंस या डेफिनेशंस भी अवॉइड की गई हैं इन तीनों क्लासेस में, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में। आप देखेंगे इसमें तीनों क्लासेस में आप खुद भी एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं, तो इसमें डेफिनेशंस भी नहीं मिलेगी आपको, कोई डिटेल भी नहीं मिलेगी, बस जनरल पॉइंट्स मिलेंगे इन 6 थीम से रिलेटेड, जो बच्चे को बस इतना बताएंगे कि उसका सराउंडिंग कैसा है, कैसे काम करता है, और ट्रैवल कैसा है, शेल्टर कैसा है, लोग बाग रहते कैसे हैं अलग अलग जगह पे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, फूड के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से खाना मिलता है, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली अपने सराउंडिंग को समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जेन जी टीचर नाम से चैनल है, आप वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। फर्दर डिटेल्स आपको पीडीएफ की वहीं मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है फोर्थ क्लास से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थर्ड क्लास में ऐसा कोई डिटेल में थीम से रिलेटेड उसमें मेनली स्टोरीज हैं। जो फोर्थ क्लास का ईवीएस का पहला चैप्टर है वो रिलेटेड है कि बच्चे अलग अलग जगह पे कैसे कैसे स्कूल जाते हैं, यानी ये आपका ट्रैवल थीम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे जगह पे बच्चे कैसे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग कैसे कैसे पॉसिबल है। तो असम की बात कर लेते हैं। असम में देखो बहुत बारिश पड़ती है तो जगह जगह पानी भर जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे बैम्बू ब्रिज बनाए जाते हैं। तो बच्चे जो हैं स्कूल, जो कहानी है इसमें उसमें बच्चे बैम्बू ब्रिज पे जाते हुए दिखा रहे हैं कि वो स्कूल जा रहे हैं बैम्बू ब्रिज पे। अगला आ जाता है लद्दाख। तो लद्दाख में ट्रॉली बनाई जाती हैं जिससे रस्सी से लटकाकर एक जगह से दूसरी जगह बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाता है। ये ट्रॉली बहुत बड़ी होती है और गहरी नदी को पार करने के लिए बहुत आसान हो जाता है इससे। किसी किसी जगह पे सीमेंट के ब्रिज बनाए जाते हैं, यानी पुल बनाए जाते हैं पानी के ऊपर, तो बच्चे उन्हें क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। केरला की बात कर लें तो केरला में छोटी लकड़ी की बोट होती है जिसे वल्लम कहा जाता है, तो इस पे बैठ के ट्रैवल किया जाता है। राजस्थान में क्योंकि रेतीली ज़मीन है तो वहाँ पे कैमल कार्ट यानी ऊँट गाड़ी होती है। विलेजेस में बुलक कार्ट होती है। और नॉर्दर्न हिली एरियाज़ में यानी उत्तर की पहाड़ियों में बर्फ़ में होते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। और उत्तराखंड में रॉकी पाथ होते हैं क्योंकि वहाँ माउंटेन्स और हिल्स बहुत हैं, तो पत्थर ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं जहाँ से बच्चे पार होते हैं। आते हैं अगले चैप्टर पे, ईयर टू ईयर यानी कान कान में। इसमें बताया गया है कि जो अलग अलग एनिमल हैं उनके अलग अलग तरीके के कान होते हैं। किसी के कान हमें बाहर दिखाई देते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गई, एलिफेंट हो गया। और एलिफेंट के तो कान इतने बड़े होते हैं
वो उनको फैन की तरह काम करते हैं, यानी हवा करने के काम आते हैं। और जो कुछ किसी किसी एनिमल के कान हमें दिखते नहीं हैं, वो सिर्फ उनके छेद होते हैं बेसिकली। तो जैसे हो गया छिपकली हो गई, और क्रोकोडाइल हो गया, है ना। कुछ बर्ड्स भी हो गई हैं, उनके फेदर्स से छुपे रहते हैं, हमें दिखते भी नहीं है उनके कान। इस चैप्टर में स्किन की भी बात हुई है कि अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग वैरायटी की स्किन होती है, और जो स्किन पे जो बाल होते हैं, बालों का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। जैसे स्क्वायरल में ऐसे 2 ब्लैक कलर की लाइनें होती हैं, और चीते में इस तरीके के स्पॉट होते हैं, और ज़ेब्रा में वाइट और ब्लैक लाइन होती है इस तरीके की। तो ये जो पैटर्न है ये स्किन पे नहीं होता, ये उनके हेयर्स पे होता है, ठीक है। अगले चैप्टर में एक एलिफेंट नंदू है, एलिफेंट का बच्चा है, उसके बारे में बात हुई है। तो उसमें बताया गया है कि जो एलिफेंट है, हाथी है, एक दिन में 2 से 3 घंटे सोता है। और अभी जो बताया था मैंने कि ईयर उसके फैन की तरह काम करते हैं। जो छोटा हाथी का बच्चा होता है, 3 मंथ का, जो जब वो लगभग होता है, तो उसका वज़न 200 किलोग्राम का होता है, ठीक है। हाथी के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो हाथी जो हैं झुंड में रहते हैं, हर्ड में रहते हैं, और एक झुंड में लगभग 10 से 12 फीमेल होती हैं, और उनके बेबीज़ होते हैं। जब वो बेबी बड़े हो जाते हैं तो उनमें से जो मेल बेबी होते हैं, मतलब अब वो एलिफेंट बन गए हैं, जब वो 14 से 15 साल के हो जाते हैं, तब वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं और वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, स्टोरी ऑफ अमृता। इसमें अमृता की स्टोरी बताई है कि वो खेजड़ली गांव से हैं, ये राजस्थान के जोधपुर में है। और ये नाम जो पड़ा खेजड़ली, ये खेजड़ली पेड़ की वजह से पड़ा है, खेजड़ी पेड़ की वजह से, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो इनकी भी स्टोरी थी कि कुछ राजा के कुछ आदमी इसे पेड़ को काटने आ गए थे, पेड़ों को वहाँ के जंगलों में से। तो जो अमृता थी, ये पेड़ पे चिपक गई, काटने नहीं दिया इसने। तो उसको देख के वहाँ से एनकरेज हुए और वो भी चिपक गए। तो इस तरीके से जो खेजड़ी पेड़ थे वो बच गए। तो वहाँ के समाज के लोग अभी तक अपने पेड़ों की रक्षा करते हैं, और उन्हें बिश्नोई कहा गया, आपने सुना भी होगा बिश्नोई नाम। तो प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं उस एरिया में, ठीक है। अगला चैप्टर हनी बीज के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में है। यहाँ अनीता हैं, अनीता कुशवाहा, जो बचाहा विलेज की हैं, बचाहा गांव में रहती हैं। और ये जो है बचाहा विलेज, ये बिहार के मुजफ्फरपुर में है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है सीटेट में। देखो इसमें जितने भी नोट्स में आप जितनी भी लाइनें पढ़ेंगे, सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी क्वेश्चन बना ही है, ठीक है। तो आप एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा और कई बार रिवीजन करिएगा। तो अनीता कुशवाहा एक गर्ल स्टार भी हैं। गर्ल स्टार के बारे में पढ़ लेते हैं। अ गर्ल स्टार इज़ अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। यानी गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है, जो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने समाज में स्कूल जाकर कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है, अब समाज में और अपनी ज़िंदगी में। तो उन्हें एक गर्ल स्टार बोला जाएगा। थोड़ा सा मधुमक्खी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है। मधुमक्खी जो है जिन छत्तों में रहती हैं, उनमें जो जिन बिहाइव में रहती हैं, उनमें एक क्वीन भी होती है, यानी रानी मक्खी होती है, रानी मधुमक्खी, जो अंडे देती है। कुछ उसमें मेल्स होते हैं और कुछ वर्कर बीज होते हैं। और चींटियाँ भी इसी तरीके से रहती हैं। क्वीन जो आंट है, या फिर क्वीन आंट या क्वीन मधुमक्खी बात कर लें, तो वो एग देती है। और सोल्जर आंट या फिर सोल्जर बीज होती हैं, वो उन अंडों की देखभाल करती हैं। वर्कर आंट उन्हें खाना प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और जो टर्माइट और वास्प, यानी अ, दीमक और ततैये, वो भी इसी तरीके से रहते हैं। अगला है ओमांस जर्नी। तो जो चिड़िया होती हैं, अभी हमने ईयर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उनके ईयर हेड के दोनों साइड होते हैं। उनकी सिर पे उनकी आँखें होती हैं, और छोटे छोटे होल्स होते हैं जो
पंखों से ढके रहते हैं वो उनके कान होते हैं। लिजार्ड के भी कान कुछ इसी तरीके से होते हैं। एनिमल्स विद नो ईयर्स आउटसाइड द बॉडी लेज एग। जानवरों के कान उनकी बॉडी के बाहर नहीं होते, यानी जो दिखाई नहीं देते, अंदर होते हैं, एक होल की तरह होते हैं, वो अंडे देते हैं। जैसे छिपकली हो गया, छिपकली के कान हमें दिखाई नहीं देते, वो अंदर होते हैं, तो छिपकली अंडे देती है। ठीक है। एक जो अडल्ट एलिफेंट है वो एक दिन में 100 kg पत्तियां खा जाता है, टहनियाँ और पत्तियां खा जाता है। थोड़ा सा स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये ईवीएस में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारा मैंने इस नोट्स में इंक्लूड किया है। ये नोट्स देखो, जब मैंने सीटेट क्लियर किया था मैंने ये नोट्स तब बनाए थे, और मैंने सेल्फ स्टडी से ही, मैंने कहीं पे भी कोई कोचिंग या कुछ भी क्लासेस नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी से ही सीटेट एक बार में क्लियर कर लिया था। तो ये नोट्स हेल्पफुल तो बहुत हैं। मालाबार कोस्ट पर कोझिकोड पड़ेगा, जिसे अब हम कैलिकट भी कहते हैं। गोवा में मेडगांव पड़ेगा और कोट्टायम केरला में। जब केरला से गोवा जाते हैं तो इसमें 92 टनल्स और 2000 ब्रिज पड़ते हैं। और जब केरला से गुजरात जाते हैं तो ये तीनों स्टेट्स पड़ते हैं। ये आपके किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। अगला लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, भाषाएं। तो मलयालम केरला में बोली जाती है, कोंकणी कलकत्ता कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा और कुछ पार्ट केरला के वहाँ बोली जाती है। मराठी की बात करें तो महाराष्ट्र गोवा दमन दीव दादर और नागर हवेली में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है और कन्नड़ कर्नाटका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। फेरी पर भी कई बार क्वेश्चन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केरला में एक तरह की बोट है जो वहाँ यूज़ होती है, फेरी। ठीक, अगले चैप्टर पे आते हैं। तो इसमें कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात की है जो एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं और उनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल हैं। इन्होंने जो वेट लिफ्टिंग थी वो 12 साल की जब ये थी तब शुरू कर दी थी, और वो 130 किलो तक का वज़न उठा सकती हैं। इंटरनेशनल इवेंट में इन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं। इसमें 3 सिस्टर्स की भी कहानी दी हुई है, ज्वाला लीला और हीला। ये तीनों मुंबई की हैं और ये कबड्डी खेलती हैं। तो ये जो चैप्टर है वो वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करता है। वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। और बिहार में है मधुबनी पेंटिंग, बहुत फेमस है। दिस इज़ अ ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये भी पूछ लिया जाता है कि मधुबनी जो है वो नाम कहाँ से पड़ा? वो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ज़िले के नाम से ये नाम पड़ा है। और इनमें जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो कलर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? चावल के पाउडर होता है उसका पेस्ट बना के, उसमें हम ट्रीज़ मिला दें, फ्लावर्स मिला दें, टर्मरिक मिला दें, इंडिगो मिला दें, तो इससे हमें कई तरह के कलर्स मिल जाएंगे। मेडिसिन फ्लावर्स की बात की है जो रोज़ वाटर है। ईटन फ्लावर्स की भी बात की हुई है। कचनार के फूल जो हैं वो यूपी में खाने के काम आते हैं, और केरला में बनाना फ्लावर काम आता है, और महाराष्ट्र में सहजन के फूल। इसके बारे में और भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, हमें किस किस फूलों से कलर्स मिलते हैं? तो मैरीगोल्ड और जीनिया, इन दोनों से हमें डाई क्लोथ, कपड़ों को डाई करने के लिए काम आते हैं ये। और इत्र, कन्नौज में, यूपी में जो कन्नौज है वहाँ का इत्र बहुत फेमस है, तो वो भी हमें फूलों से मिलता है। नेक्स्ट, तो इस चैप्टर में बताया गया है कि समय के साथ क्या क्या बदलाव हुए, कैसे कैसे टाइम चेंज हुआ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि पाकिस्तान में डेरा गाजी खान है, और दीमक को बचाने के लिए नीम और केकर का यूज़ करते हैं। और हरियाणा में सोहना विलेज है। अगला आते हैं अ रिवर्स टेल। तो कर्नाटका में बेलवानिका विलेज है, गांव है बेलवानिका। गीजूभाई बुदेका की कहानी है जो गुजरात में रहते हैं और वो बच्चों पर कहानी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इंडियन रॉबिन की बात करते हैं। जो बर्ड है वो अपने अंडे तक के बीच में जो पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर, वो उनके बीच में अपने अंडे देती है।
कोयल की बात करें तो कोयल के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि ये कौओं को के जो अंडे होते हैं, जो घोंसले होते हैं, वहाँ पे कौओं के अंडों के साथ ही अपने अंडे रख देती है। ठीक है। होलगुंडी कर्नाटका में है और नालामांडा आंध्र प्रदेश में। ये भी कई बार मैचिंग में पूछ लेंगे या फिर इनमें कौन सा करेक्ट है या कौन सा रॉन्ग है, तो उस वन लाइनर्स में ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, जो बच्चों की पंचायत होती है उसे भीमसेना कहते हैं हिलगुंडी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप याद ही रखिएगा। डेजर्ट ओक पेड़ है और ये ऑस्ट्रेलिया में मिल पाया जाता है। इसकी जो जड़ है वो नीचे, जितना ओक की हाइट होती है उससे 30 गुना उसके नीचे जड़ होती है, और जितना हमारा ग्राउंड वाटर होता है जहाँ पे नीचे, वहां तक पहुंच जाती है, जिससे ट्री की ट्रंक में ये अपने वाटर को स्टोर कर लेती है। वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो इसमें ट्रंक में पाइप डालकर उस पानी को पी पाते हैं। ठीक है। तो बिहू एक फेस्टिवल है जो असम में है। जब नई राइस क्रॉप आती है तब इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। माघ बिहू की बात करें तो ये 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसे पहला और दूसरा माघ कहते हैं और ये असामीज कैलेंडर के 10वें महीने में मनाया जाता है। ठीक है। इसका जो पहला दिन होता है उसे यूरुका कहते हैं और इस टाइम पे ये बैम्बू से यानी बांस से बेला घर बनाते हैं। मुख्तारपुर विलेज इज इन पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है पोचमपल्ली। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आया है इससे, पोचमपल्ली से। तो इसमें एक विलेज है मुख्तारपुर। ठीक। आबू धाबी के बारे में भी थोड़ी सी बात की कि आबू धाबी यूएई में है और इसकी करेंसी है दिरहम। बोरा एक राइस है जो असम में यूज होता है और ये स्टिकी राइस यानी चिपचिपा राइस है। अगला, टीथ की बात करते हैं तो स्नेक में बहुत ही नुकीले टीथ होते हैं, लेकिन फूड को निगलते हैं, काटते नहीं हैं। काऊ की बात करें तो उनके आगे छोटे टीथ होते हैं और साइड में बड़े टीथ होते हैं और वो थोड़े चपटे होते हैं ताकि वो खाने को अच्छे से चबा पाएँ, घास को चबा पाएँ। कैट के टीथ पैने होते हैं ताकि वो मांस को चीर कर पाए, यानी फाड़ पाएँ, चीर पाएँ उसको। स्क्वायरल के टीथ आगे से बहुत बड़े होते हैं और स्क्वायरल जो है चीज़ों से अपने टीथ घिसती रहती है ताकि उसके दांत ज़्यादा बड़े ना हो जाएं। पोचमपल्ली के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। पोचमपल्ली टाउन है, यहाँ पे बहुत ही स्पेशल तरीके का कपड़ा बनाया जाता है मुख्तारपुर विलेज में। मलयालम में चाचा को चित्तप्पन कहा जाता है और चाची को कुंजाम्मा। इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्ज़ाम में आया है। अब अगली कहानी है डिफेंस ऑफिसर वाहिदा की। जो वाहिदा प्रिज्म है ये एक लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और ये डॉक्टर हैं इंडियन नेवी में। फर्स्ट वुमेन है टू लीड अ परेड, जिन्होंने परेड को लीड किया था, ये पहली वुमेन है। ये थाना मंडी विलेज में रहती हैं, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू और कश्मीर में है। परेड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लीडर के पीछे 4 प्लेटून होते हैं और 36 कमांडर पूरी परेड में होते हैं। प्रिज्म पे जो जैन का जो पेपर था सीटेट का, उसमें क्वेश्चन आया है। लद्दाख में जो लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे तिब्बतन को भोती कहते हैं और भोती लैंग्वेज में मदर को अम्मा ले और फादर को अब्बा ले कहा जाता है। लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पेड़ है डेट पाम बहुत मिलता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा डेट पाम कहाँ मिलता है, तो डेजर्ट में। नेक्स्ट क्लास 5। सो इसमें यहाँ पे थीम्स को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रखा है, तो आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। सो सेंसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय स्मेल। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी फीमेल को अपनी स्मेल से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। वो गाना सुना होगा ना आपने, तू जहाँ भी रहेगी तेरी खुशबू से पहचान लूँगा, बिल्कुल वही वाला सीन है इंसेक्ट्स के साथ। अच्छा, मॉस्किटो के साथ क्या है, आपने देखा होगा कि किसी किसी को मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मस्कीटो क्या होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी की जो स्मेल होती है उसे पहचान लेते हैं, उसे ढूंढ लेते हैं और ह्यूमन बॉडी की हीट को। ठीक। अगला,
डॉग के बारे में पढ़ते हैं। तो डॉग जो है अपने एरिया को अपने यूरिन और पॉटी से मार्क कर लेता है, और जो उसके एरिया से जो अलग के डॉग होते हैं उनको भगा देता है, तो उनको अपने एरिया से अलग रखता है। बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स के सेंसेस कैसे काम करते हैं, तो ह्यूमन का आइज़ फ्रंट में होता, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं उनकी आइज़ साइड में होती हैं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि उन्हें दोनों साइड का देखना है, ताकि वो प्रे भी कर पाएँ, शिकार कर भी पाएँ और शिकार से बच भी पाएँ, इसलिए। नेक्स्ट, बर्ड्स जैसे काइट्स, ईगल और वल्चर, ये तीनों हम जितना देख पाते हैं, हमारी जितनी आँखों की पावर है देखने की, वो इससे 4 टाइम ज़्यादा देख पाते हैं। स्नेक की बात करते हैं तो स्नेक के भी ईयर्स होते हैं, लेकिन वो उन्हें यूज़ नहीं करते। दे डोंट यूज़ इट। वो क्या करते हैं, जो ग्राउंड की वाइब्रेशंस होती हैं वो उनको फ़ील करते हैं। दे ओनली फ़ील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड, राइट। नेक्स्ट, लंगूर और बर्ड्स की बात करते हैं तो वो अलार्म कॉल देते हैं, ताकि जब भी कोई खतरा हो उनके जो आसपास के लंगूर हैं और बर्ड्स हैं उन्हें पता चल जाए। ऐसे ही फिश के साथ भी होता है। फिश भी अलार्म कॉल देती है, लेकिन वो किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में होती है, राइट। नेक्स्ट, दिसंबर 2004 की बात बताई हुई है कि जो एक ट्राइब था अंडमान और निकोबार में, वहाँ के जंगलों में वहाँ के जो एनिमल्स थे उनको पहले ही पता चल गया था कि वहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है, तो उन्होंने अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब जो जानवर होते हैं उन्हें पहले ही वाइब्रेशंस और उनके सेंसेस से उन्हें पता चल जाता है सराउंडिंग में क्या हो रहा है, राइट। डॉल्फिन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि डॉल्फिन्स एक दूसरे को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू और साउंड निकाल के मैसेज करती हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज पाती हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट है स्लोथ के बारे में। तो जो स्लॉथ होता है ये एक दिन में 17 आवर्स होता है, 17 घंटे सोता है। ये कई बार आया है क्वेश्चन पेपर में। स्लॉथ क्या होता है, ये एक स्मॉल बियर, छोटे भालू की तरह देखने में लगता है, और ये पेड़ पे हमेशा उल्टा सोता है, उल्टा रहता है। मतलब आप ये देख रहे हैं इमेज, तो ये उल्टा रहता है इस तरीके से। एक ही पेड़ पे लगभग जब तक लटका रहता है जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां नहीं खा लेता, है ना। मतलब जब तक उसका फूड खत्म नहीं हो जाता एक पेड़ से, वो अपना पेड़ चेंज नहीं करता। स्लॉथ की लाइफ स्पेन 40 साल की होती है, ये 40 साल तक जीता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि पेड़ पे रहता है कभी तो वापस नीचे आता होगा, तो ये एक हफ्ते में लगभग एक बार आता है आराम करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट, कुछ फैक्ट्स टाइगर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टाइगर, जैसे हमने वल्चर और काइट का पढ़ा था कि उनकी कैपेसिटी देखने की ह्यूमन आई से 4 टाइम ज़्यादा होती है, और टाइगर की 6 टाइम ज़्यादा होती है। लेकिन कब? रात में। हम रात में जितना देख पाते हैं टाइगर उसका 6 टाइम ज़्यादा देख पाते हैं। टाइगर जो है उनके विस्कर्स होते हैं। विस्कर्स एक एक तरीके से ऑर्गन्स होते हैं जो सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करते हैं। तो उनकी जो सेंसिटिव पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो वाइब्रेशंस और जो हवा में मूवमेंट हो रही है वो उसे भी सेंस कर लेते हैं। उनकी सेंस पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि जो सूखे पत्ते जब आपस में आवाज़ करते हैं, यानी रस्टिंग ऑफ लीव, और अगर सूखे पत्तों पे कुछ चल रहा है एनिमल, तो वो पहचान लेंगे कि वो आवाज़ किस टाइप की है, पत्तों की है या पत्तों पे ऊपर चलने की आवाज़ है। इतनी स्ट्रॉन्ग सेंस होता है उनका। नेक्स्ट, टाइगर के जो ईयर होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ताकि वो कैच कर पाएँ कि उनका प्रे किस डायरेक्शन में है। टाइगर अलग-अलग आवाज़ निकाल सकते हैं अलग-अलग पर्पस से। जैसे अगर कोई प्रे आ रहा है किसी को, अपने किसी टाइगर को बताना है दूसरे टाइगर को, तो वो अलग आवाज़ निकालेंगे। अगर बचना है कहीं तो अलग आवाज़ निकालेंगे। तो अलग-अलग आवाज़ निकालते हैं अलग-अलग पर्पस से। उनकी जो गर्जना होती है, रोर होती है, वो लगभग 3 किलोमीटर तक जा सकती है। आप 3 किलोमीटर तक उसे सुन सकते हैं। टाइगर भी जिस तरीके से डॉग अपने एरिया को मार्क करते हैं, टाइगर भी अपने एरिया को यूरिन के थ्रू मार्क करते हैं, ठीक। अब पढ़ते हैं कि कौन से एनिमल को किस वजह से मिसयूज किया जाता है या मारा जाता है।
तो एलिफेंट को उसके टस्क यानी जो आगे के दांत होते हैं एलिफेंट के, उसके लिए मारा जाता है। राइनोसेरस को हॉर्न के लिए, स्नेक, टाइगर और क्रोकोडाइल को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। और मस्क डियर जो कस्तूरी मृग होता है उसको उसकी सेंट के लिए ये मारा जाता है। सो आगे पढ़ लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और गाना बर्ड सेंचुरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में। अगला, जो सपेरे होते हैं उन्हें कलबेलियास कहा जाता है। और जो सपेरे जो यूज़ करते हैं बीन, तुम्बा और खंजीरी, उनको लौकी जो सूख जाती है उनसे बनाया जाता है, सूखी लौकी से यानी ड्राइड गार्ड से। इंडिया में 4 तरह के स्नेक जहरीले हैं। सारे स्नेक जहरीले नहीं हैं, सिर्फ 4 टाइप के स्नेक ही जहरीले हैं। कौन कौन से? कोबरा, क्रेट, दुबोइया, रसल वाइपर और सॉय स्केल्ड वाइपर यानी अफाई। नेक्स्ट, नाग गुम्फन। ये क्या होता है? इस तरीके की एक पैटर्न होता है जो रंगोली और एम्ब्रॉयडरी में यूज़ किया जाता है। जब स्नेक की शेप में रंगोली और एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है तो उसे नाग गुम्फन डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक। अगला, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, नेक्स्ट चैप्टर। मार्टिन्स विंडो क्या है ये समझते हैं। इससे पहले ये ध्यान रखिए कि ये एक पोयम थी मार्टिन्स विंडो करके। किसने लिखी थी? राजेश उत्साही ने लिखी थी चटमक में, अगस्त 1985 में। ठीक। मार्टिन्स कौन है? तो मार्टिन्स एक सोल्जर थे जो 1882 में, जब वो 18 साल के थे तो उनके गोली लग गई थी। गोली उनके पेट पे लगी थी तो उनके पेट में एक छेद रह गया था, होल रह गया था उस उनके पेट में। सो डॉक्टर ने सोचा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में जो कुछ चीज़ें निकल के आई थी वो ये थी कि फूड जो है स्टमक में ही ज़्यादा डाइजेस्ट अच्छे से हो पाता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है बाहर के कंपैरिजन में। और जो स्टमक का टेम्परेचर होता है वो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। अच्छा, ये मार्टिन्स विंडो क्यों कहा गया? विंडो को मतलब, विंडो किस लिए काम आती है? हवा पास के लिए। और किस लिए आती है? झांकने के लिए। तो एक तरीके से स्टमक में झांकना हुआ, झांक रहे थे वो एक्सपेरिमेंट के लिए कि खाना कैसे पच रहा है, कितना टाइम लग रहा है। नेक्स्ट, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। और आपने साइंस में ही पढ़ा होगा कि छानने के लिए, स्ट्रेन करने के लिए मसलिन क्लॉथ का यूज़ करते हैं। ठीक है। लिजार्ड गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन। जो छिपकलियाँ होती हैं वो पूरे एक सीजन के लिए लॉन्ग स्लीप में चली जाती हैं और उसे क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। राइट, हाइबरनेशन में चली जाती हैं। अब कौन सा एनिमल कितनी देर तक सोता है ये भी पढ़ लेते हैं। तो काऊ 4 घंटे सोती है, पाइथन 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, सबसे कम जिराफ सोता है, और बिल्ली 12 घंटे सोती है। बेनियन ट्री जो बरगद ट्री है, ये मान लीजिए आपका बरगद ट्री है, तो आपने देखा होगा कि इसमें इस तरीके से रूट्स होती हैं, ये इनकी रूट्स होती हैं जो लटकती हैं, है ना। तो ये जो जड़ होती है ये इनको खंभों की तरह पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बेनियन वाला भी बहुत बार आया है। सीड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हर सीड का जो उगने का टाइम होता है, यानी उसमें जो पौधा बनता है उसका अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे होता है, उन्हें अलग अलग ह्यूमिडिटी चाहिए होती है पेड़ बनने के लिए। पिचर प्लांट के बारे में भी दिया हुआ है कि पिचर प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है नेफेंथिस कुंथियाना, ये कहाँ पाया जाता है? तो एम से याद रखिएगा, AIM, एम से। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय, ये आपका 2022 में एग्जाम में आया है। तो जो पिक्चर प्लांट है, इसका पिक्चर नाम क्यों है? क्योंकि ये पिक्चर यानी घड़ी की तरह लगता है, इसकी शेप और माउथ घड़ी की तरह होता है। और इसका जो माउथ होता है वो एक लीफ की तरह कवर्ड होता है, ऐसा लगता है कि लीफ ही है। तो इसमें इसकी स्मेल से इसमें इसके आसपास इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और ये अपनी लीफ को खोल लेता है अपने माउथ को और इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाता है। तो ये इस तरीके से अटैक करता है। ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी इंसेक्ट खाने वाला प्लांट है। और कौन कौन से हैं? तो डियोनिया, पिचर और
सनड्यू, ये और एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट के। नेक्स्ट, वेलक्रो का नाम सुना होगा आपने। वेलक्रो इस तरीके का होता है, यानी जो चिपकाने के लिए कपड़ों वपड़ों में यूज़ होता है ना। आपने देखा होगा बैग्स वगैरह में होता है वेलक्रो। तो कैसे बना इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल थे, वो अपने कुत्ते के साथ कहीं आ जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते पे और उनके ऊपर एक सीड स्टिक हो गए, चिपक गए। माइक्रोस्कोप पे जब उन्होंने उस पर सर्च किया तो उन्होंने देखा कि उस सीड में छोटे छोटे इस टाइप के हुक थे। तो उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा चिपकाने के लिए बनाया जाए। तो उन्होंने वेलक्रो का इन्वेंशन किया, वेलक्रो का। ठीक है, अब कौन कहाँ से आया तो देख लेते हैं। टमाटो, टमाटर, पोटैटो और ग्रीन चिली कहाँ से आए हैं? साउथ अमेरिका से। कैबेज और पी कहाँ से आए हैं? यूरोप से। अब आप इनको याद कैसे करेंगे? तो देखो, याद रखो, आलू टमाटर और मिर्च की सब्जी कहाँ आई? साउथ अमेरिका में। और मटर और गोभी की सब्जी कहाँ से आई? यूरोप से। अफ्रीका से क्या आया? कॉफ़ी आई और भिंडी आई, कॉफ़ी के बीन आए और भिंडी आई। चाइना से क्या आया? सोयाबीन। ठीक, आगे। घटसीसर, घटसीसर में जो SAR है इसका मतलब है लेक यानी तालाब। ये जैसलमेर में तालाब हैं, ये 9 तालाब हैं, 9 लेक हैं लगातार। ये जैसलमेर में है। किंग घड़सी ने इसे बनाया था कब? 650 साल पहले। ये आपका इसी बार सीटेट 24 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया है आपका। ये 9 तालाब से बना हुआ है। किस तरीके से? इसमें जो पूरे 9 तालाब हैं, 9 लेक्स, वो आपस में कनेक्टेड हैं और इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि अगर एक लेक भर जाए तो उसका पानी दूसरे लेक में चला जाता है। तो इस तरीके से पूरे 9 तालाब भर जाते हैं। अल बिरूनी, इन्होंने भी इसके बारे में लिखा है थोड़ा बहुत। तो उन्होंने क्या लिखा, जो उन्होंने महसूस किया वहाँ पे, कि वहाँ के जो पीपल थे, लोग थे, वो तालाब बनाने में बहुत स्किल्ड थे। और जो तालाब बने हुए थे वो पत्थर और लोहे की सरियों से बने हुए थे। जो चबूतरा, जो जैसे लेक है तो जो साइड में जो चबूतरे बने हुए थे यहाँ पे, वो आयरन रॉड्स और रॉक से बने हुए थे। राजस्थान में लेक और जोहाद यूज़ करते हैं पानी कलेक्ट करने के लिए। ठीक, डरकी माई की भी एक कहानी है। डरकी माई की, वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं राजस्थान में। उन्हें पानी की बहुत समस्या होती है, कभी कभी तो उन्हें अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए रात में भी जाना पड़ता था। तो एक संघ है, तरुण भारत करके संघ, उन्होंने इनकी बहुत मदद की थी। तो आप बस ये नाम याद रखिएगा, तरुण भारत संघ। ठीक, 1986 में जोधपुर में जब रेन नहीं होती थी तो वहाँ पे बादी बनाई जाती थी पानी कलेक्ट करने के लिए। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है कि अब उसका कोई यूज़ नहीं है, तो लोग बाग उसकी इम्पोर्टेंस को भूल चुके हैं। नेक्स्ट, डेड सी। डेड सी आपने नाम सुना होगा। सारे सीज और जो ओशंस होते हैं उनमें सॉल्टी वाटर होता है, लेकिन ये जो डेड सी है वो इतना सॉल्टी है कि इसमें कोई मर नहीं सकता। इसमें कितना सॉल्ट है? तो 1 लीटर में 300 ग्राम सॉल्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर में 300 ग्राम सॉल्ट पाया जाता है यहाँ पे। डांडी मार्च, डांडी मार्च भी आपने काफ़ी सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। दांडी मार्च तो 1930 में दांडी मार्च हुआ था। किसने किया था? गांधी जी ने। वो एक यात्रा पे गए थे अहमदाबाद से दांडी के किनारे पे गुजरात में। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को नमक बनाने से मना कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने दांडी मार्च किया था। अच्छा, हम नमक की बात कर रहे हैं तो नमक बनता कैसे है ये भी पढ़ लेते हैं। तो नमक कैसे बनता है? जो समुद्र का और ओशन का जो वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उसको किनारों पे इकट्ठे कर लेते हैं एक जगह, थोड़ा गड्ढे से बना के वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। जब वो पानी सूख जाता है तो नीचे जो रह जाता है ना, रिमेन्स जो रह जाते हैं, वो नमक के रिमेन्स होते हैं, वो सॉल्ट होता है और उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर बाद में फिल्ट्रेशन वगैरह करके प्योरीफाई करके उसको यूज़ में लिया जाता है। सोयाबीन के बारे में भी थोड़ा सा दे रखा है कि सोयाबीन के जो पॉड्स होते हैं वो जब पक जाते हैं तो वो बर्स्ट हो जाते हैं, यानी फूट जाते हैं और एक दूसरी जगह पे फैल जाते हैं। मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है? एनोफिलस एक
फीमेल मॉस्किटो है और ये मलेरिया फैलाने का काम करती है। मलेरिया की मेडिसिन क्या है? ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। तो मलेरिया की मेडिसिन क्या है? सिंकोना ट्री की जो छाल होती है उसको जब सुखा के और पाउडर बना लेते हैं तो वो मलेरिया की दवाई के तौर पे काम करती है। इस जो पाउडर है इसको बॉईल पानी में बॉईल करके और स्टेन करके इसको टैबलेट भी बना के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक फैक्ट भी दे रखा है यहाँ पे, 17 नवंबर 2007 का, कि एजबल कॉरपोरेशन स्कूल था दिल्ली का, वहाँ के 1000 बच्चे अनीमिया से यानी खून की कमी से ग्रस्त पाए गए और उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत अफेक्ट पड़ा। तो पता चला कि उनमें एनर्जी की बहुत कमी है और किस वजह से? आयरन की वजह से। तो उन्हें आयरन टैबलेट्स दी गई थी। हमारे बॉडी में आयरन यानी हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक। रोनाल्ड रॉस इंद्राबाद के एक हॉस्पिटल में काम करते थे, को मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। उन्होंने बताया कि मलेरिया गंदी हवा की वजह से फैलता है और जब उन्होंने मॉस्किटो को, मलेरिया के जो मॉस्किटो था यानी एनोफिलस को काटा और उस पे एक्सपेरिमेंट भी किया था। एनोफिलस ब्राउनिश होता है और उसके विंग्स पे छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं और उसके जर्म्स स्टमक में ग्रो होते हैं। मलेरिया का जो पैरासाइट है उसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ठीक। क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। एक लीडर में, एक नेता में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? तो देखो, वो हेल्पिंग अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, वो दूसरों की हेल्प करे, हमेशा अगर कोई गलती करते हैं तो उन्हें पनिश करने की भी हिम्मत रखे, उनके लिए खाना जुटाए, अपने ग्रुप को आगे चलने दे और खुद पीछे चले, उनकी मदद करे जो चढ़ नहीं पा रहे हैं। देखो, ये चैप्टर जो है बेसिकली माउंटेन पे चढ़ने के से रिलेटेड है, तो इसमें उसी से रिलेटेड लीडर्स बताए हैं। ठीक है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। अच्छी जगह ढूंढे माउंटेन पे ताकि उसके साथी संगी जो है, उसका ग्रुप जो है वो रुक पाए और रेस्ट कर पाए। और जो जिनकी हेल्थ थोड़ी ख़राब है, जो वेल अच्छा फील नहीं कर रहे, उनकी देखभाल करे। जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको अपने साथ क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और ताकि उन्हें ठंड का एहसास ना हो, खुद को वार्म रखने के लिए, तो उनके पास विटामिन सी की टैबलेट्स होनी चाहिए, आयरन की टैबलेट्स होनी चाहिए और हॉट चॉकलेट होनी चाहिए जो उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए और उन्हें गर्म रखे। जब माउंटेनियर्स क्लाइंब करते हैं तो उन्हें कैसे, किस तरीके से, कौन सी टेक्निक से क्लाइंब करना चाहिए? तो वो क्या है कि उन्हें अपने जो बॉडी है उसको 90 डिग्री के एंगल पर रखना चाहिए और अपनी बैक को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए। बछेंद्री पाल पहली इंडियन वुमेन थी और दुनिया की 5th वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट की पीक पे, उसकी चोटी पे पहुंची थी। बछेंद्री पाल कहाँ की थी? वो नाकुरी विलेज की थी, यानी घरवाल एरिया जो है उत्तराखंड का, वहाँ से थी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया था। उनके जो गाइड थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक। माउंट एवरेस्ट की पीक जो 8900 मीटर ऊंची है, उस पर उन्होंने 23 मई को कदम रखा था, जिसे हम सागर माथा भी कहते हैं और वो नेपाल में है। उन्होंने 43 मिनट्स स्पेंड किए थे हाईएस्ट पीक पे माउंट एवरेस्ट की। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले आदमी थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा था और 2007 में सुनीता विलियम पहली वुमेन थी जिन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया था सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट लेने का। कितने? 360 किलोमीटर की। नेक्स्ट, अहमदाबाद में 18 किलोमीटर दूर एक अदालत का कुआं है जिसे बाउली कहते हैं। अच्छा, जब हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हम माउंटेन का जो वहाँ का रहन सहन है उसे भी पढ़ लेते हैं। तो एक ट्राइब है माउंटेन पे जिसे चांगपा कहा जाता है। इसमें सिर्फ 5000 लोग हैं। चांगपा जो ट्राइब है इसमें, यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ चलते हैं, गोट एंड शीप के साथ चलते हैं और गोट जो है वो ही उनका इकलौता खजाना है, ट्रेजर है। उनकी जो भी धन दौलत है वो उनकी बकरियां ही हैं।
उनके पास स्पेशल गोट भी होती हैं जिनसे वो वर्ल्ड की फेमस वूल पश्मीना बनाते हैं। चांगपा के जो टेंट्स होते हैं उनको रीबो कहा जाता है। और ये टेंट्स किससे बनते हैं? याक के हेयर से। उनके हेयर्स को बुन के स्ट्रिप्स बना ली जाती हैं लंबी लंबी, उन्हें आपस में बुन लिया जाता है और वो ठंडी जो हवाएं चलती हैं उनसे उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ये स्ट्रिप्स आपस में बांध के इनको 9 स्टिक के साथ बांधा जाता है। चांगथोक एक जगह है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। पुष्मिना वूल के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो पुष्मिना वूल इतनी गर्म होती है जितनी 6 स्वेटर्स एक बार में गर्मी प्रोवाइड करेंगे। यानी आप 6 स्वेटर पहन लीजिए, वो आपको जितनी ठंड से बचाएंगे वो एक पुष्मिना शॉल आपको बचा लेगी। ये इतनी गर्म होती है, लेकिन वो ये पतली भी बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है तो बहुत मोटी भी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये जो पश्मीना वूल है ये जिन बकरियों से, जिन गोट से कलेक्ट की जाती है वो सबसे हाई एल्टीट्यूड पे 500 मीटर की ऊंचाई पे मिलती हैं ये बकरियां। और विंटर्स में जहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एक जो प्लेन जो सिंपल पश्मीना की शॉल बनाई जाती है उसे ये हाथ से बनाई जाती है पहली बात। और 2.5 घंटे लगते हैं एक प्लेन सिंपल विदाउट डिज़ाइन वाली शॉल बनाने के लिए। थोड़ा टेम्परेचर के साथ यहाँ पे विंड का भी बताया गया है कि जो विंड है, हवाएं जो बहती हैं वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहती हैं। शीप और गोट, माउंटेन एरियाज में जो शीप और गोट को रहने के लिए जगह होती है उसे लेखा कहा जाता है। हाउस बोट भी वहाँ यूज़ होती है जो 80 फीट लंबी और 8 या 9 फीट चौड़ी होती है। अच्छा, कुछ टर्म्स भी देख लीजिए, जैसे खतम्बम है। ये जो बोट है इसके बारे में भी बताया गया है कि इस बोट पे ये एक डिज़ाइन है खातमबंद। तो ये पैटर्न हाउसों में भी बनाया जाता है, एक जिक्सो पजल की तरह होता है। ये हाउसों में भी बनाया जाता है और जो बोट्स होती हैं, हाउस बोट्स जो थी उनकी सीलिंग भी बनाया जाता है। ठीक। दाब, ये एक स्पेशल तरह की विंडो होती है जो दीवारों से निकाली जाती है। मेहराब क्या होता है? आर्क हो गया जो विंडो और डोर्स पे बनाया जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर। अहमदाबाद का जो भुज अर्थक्वेक था आपने सुना होगा, जनवरी 26, 2001 में आया था। इसने गुजरात के कच्छ एरिया पे हिट किया था, यानी गुजरात के कच्छ एरिया पे आया था ये। मुंबई इंडिया का सबसे क्राउडेड, मोस्ट सबसे भीड़ वाला स्टेट है। और दिल्ली से मुंबई जाने में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान स्टेट्स बीच में पड़ते हैं और ये 1400 किलोमीटर की दूरी पे है। लेह लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर बीच में पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। हिली एरियाज में लोग जो है नायलॉन के टेंट यूज़ करते हैं। नायलॉन के क्यों? क्योंकि हवा, ताकि आर पार ना जा पाए, वो हवा से बच पाए। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान भी कहा कहते हैं, बिकॉज वो एक तो हाइट पे है, सूखा है और फ्लैट है। ठीक। वहाँ पे लकड़ी के घर होते हैं और स्लोपिंग रूफ होते हैं जो हमेशा स्नो से यानी बर्फ से ढकी रहती हैं, इस तरीके से। मनाली हिमाचल प्रदेश में है, ये तो खैर बताने की बात ही नहीं थी। लद्दाख जो है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए वो ड्राई एरिया है, ड्राई डेजर्ट इसीलिए कहते हैं। क्योंकि डेजर्ट है और ड्राई भी है, पानी भी नहीं है, ठंड इतनी है, तो वहाँ ना ही प्लांट्स होते हैं ना ही ट्रीज होते हैं, उसकी ड्राइनेस की वजह से। लद्दाख के बारे में और पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वहाँ पे लैंग्वेज का पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो वेलकम वेलकम को वहाँ पे लद्दाख में बोलते हैं झूले झूले। अब हाउसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, लद्दाख में घर कैसे होते हैं। तो 2 फ्लोर के होते हैं, यानी 2 बिल्डिंग होती हैं उसमें। पत्थरों के बने होते हैं वो, और उनकी जो पत्थर होते हैं उन पे मिट्टी और लाइम, मड और लाइम की लेयर होती है थिक, ताकि ठंडक आर पार ना जा पाए। सीढ़ियाँ जो होती हैं पहले फ्लोर पे पहुंचने के लिए वो भी लकड़ी की होती हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे वो ज़्यादातर अपने जानवरों को और अपने सामान स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे कोई खिड़की भी नहीं होती। जो उनकी रूफ होती है वो उसको मजबूती देने के लिए जो मोटे मोटे पेड़ होते हैं उनकी ट्रंक को यूज़ करते हैं। वहाँ पे रेड चिली, ऑरेंज पम्पकिन और
गोल्डन येलो कॉर्न ज़्यादातर पाए जाते हैं लद्दाख में। वहाँ के जो लोग हैं फल और सब्जियों को गर्मियों के सीज़न में इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उनको विंटर में वो यूज़ कर पाएँ, सो दैट दे कैन यूज़ इट इन विंटर्स। जैसे हमने पढ़ा था कि वॉल्स को थिक करते हैं, वुडन फ्लोर यूज़ करते हैं और सीलिंग पे भी वुड ही यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी ठंड से बच पाएँ। पे भी बोट यूज़ होती हैं और किस तरीके की, क्या कहते हैं उनको, डोंगा, डोंगा कहते हैं उन्हें, तो आपको डल लेक में और झेलम रिवर में देखने को मिलेंगी। अंदर से डोंगा एक तरीके का घर की तरह लगता है जिसमें बहुत तरह तरह के रूम्स होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि जाकिर हुसैन ने मियाँ बलिस्टिया और वुड कटर की स्टोरी लिखी और ये एक साइंस का फैक्ट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। गांधी जी के फ्रेंड थे मधु भाई, उनके जो बेटे थे नारायण, वो उन्हीं के साथ रहा करते थे जब वो जवान थे, व्हेन ही वाज यंग। भीमराव अंबेडकर गोरेगांव से हैं, महाराष्ट्र के, और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इंडिया अनटच्ड, वो स्टैलिन के ने लिखी है। नेक्स्ट चैप्टर वुमेन एम्पावरमेंट को शो करने वाली है। अफसाना है जो अपनी टीम की बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं, किस टीम की, एनबीए यानी नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई की। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है ये, जो मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड है, मुंबई में है, जिन्हें मुस्तफ़ा खान के नाम के बाद इस प्लेग्राउंड का नाम डाला गया था। वाणगांव गुजरात में है और ये ग्रेन्स और वेजिटेबल्स के लिए फेमस है। गुड सीड जो है, बाजरा के जो गुड सीड हैं वो सूखी लौकी में रखे जाते हैं और उस सूखी लौकी को मिट्टी से कोट कर दिया जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे उसके सीड्स से। बचाने के लिए बीजों में नीम की पत्तियां भी यूज़ होती हैं। विंटर्स में एक डिश बनाई जाती है उडिया। उडिया का मतलब है अपसाइड डाउन। एक घड़े में कुछ सब्जियां और मसालों को मिक्स करके उसको उल्टा रख दिया जाता है और फिर पकाया जाता है, तो ये डिश है जो विंटर में यूज़ की जाती है। क्रॉटन प्लांट है, ये एक तरीके का प्लांट है जो जिसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत नीचे तक नहीं जाती, वो ऊपर ही रहती है, उनका लेवल काफ़ी ऊपर होता है, तो ये जो ग्राउंड वाटर है उसको चेक करने के काम आती है। दे गिव सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई। ऊपर की टॉप लेयर यानी जब ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो जाता है, सॉइल मिट्टी सूख जाती है, तब जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ का जो वाटर लेवल है वो कम हो गया है। अर्थवर्म के बारे में भी दे रखा है कि अर्थवर्म जो है मिट्टी को हल्का सॉफ्ट एंड ढीला करने के काम आते हैं और अर्थवर्म फार्मर के फ्रेंड्स भी होते हैं, यानी उनके दोस्त होते हैं क्योंकि वो उनकी मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। कुडुक, कुडुक एक तरीके का डांस है जिसमें बच्चे कूदते हैं, दौड़ते हैं, मतलब खुशियाँ मनाते हैं और अपनी लैंग्वेज में गाना गाते हैं। एक और गर्ल स्टार आ गई है यहाँ पे, सूर्यमानी। ठीक है, सूर्यमानी के बारे में आगे पढ़ते हैं। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन उन्होंने ज्वाइन किया था सूर्यमानी ने, और तोरंग नाम से इन्होंने एक सेंटर ओपन किया था जिसका मीन्स है कुडुक लैंग्वेज में जंगल। ठीक, अब राइट टू फॉरेस्ट एक्ट पढ़ लेते हैं जो 2007 में आया था। इसके अकॉर्डिंग जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं और वहाँ की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वहाँ उनकी रक्षा, जंगल की रक्षा कर रहे हैं, उनका उस जंगल की ज़मीन पे और उस जंगल में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उन पे पूरा अधिकार है, उनको कोई भी वहाँ से रिमूव नहीं कर सकता। और जंगल को जो प्रोटेक्शन देने का काम है वो वहाँ की ग्राम सभा का होगा। मिज़ोरम को लॉटरी फॉर फार्मिंग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे झूम फार्मिंग होती है। झूम फार्मिंग क्या है, एक क्रॉप को काट दिया जाएगा, फिर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, 1 साल के लिए लगभग, फिर वहाँ पे जो भी क्रॉप हुई थी, जैसे मान लो बैम्बू या वीड हुआ था, जो भी हुआ था, उसको फिर जला दिया जाता है, जिससे जो राख होती है, जलने के बाद जो राख होती है वो उस लैंड को फर्टाइल बना देती है, उपजाऊ बना देती है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स वहाँ पे ग्रोन की जाती हैं। मेन क्रॉप जो है वो चावल है, चावल की खेती की जाती है। इस मिज़ोरम में स्पेशल डांस भी बताया गया है, कौन सा है, चिराव।
जब उनकी खेती अच्छी हो जाती है, क्रॉप फसल कटने लगती है, तब वो चिराव डांस करते हैं। लाइक फादर लाइक डॉटर, थोड़ी हेरिडिटी के बारे में भी बताया गया है। ग्रीगर मेंडल ने 1822 में एक्सपेरिमेंट किया था। 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किसके पेड़ पे, मटर के पेड़ पे, अपने गार्डन में, और इन्होंने लगभग 28,000 पेड़ लिए थे। ग्रीगर मेंडल ऑस्ट्रेलिया के थे, और इन्होंने कुछ हेरिडिटी की चीज़ें बताई थी जीन से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं पूरन पोली, सुना होगा आपने आई होप नाम। तो ये एक मीठी रोटी है जिसे गुड़ और चने के साथ खाया जाता है। चूहों के बारे में भी थोड़ा बताया गया है कि चूहे जो आईसाइट थोड़ी वीक होती है, लेकिन इनका सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। सेंस, टच और टेस्ट, तीनों चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं। नागपुर के लोग जो हैं वो अपनी दाल में शुगर डाल के खाते हैं, चीनी डाल के खाते हैं। अब थोड़ा डिशेस के बारे में पढ़ लेते हैं। डिशेस से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो हांगकांग में नूडल सूप डिश बनाई जाती है, और स्नेक मीट बनाया जाता है जो वहाँ बहुत यूज़ होता है। और ये किससे इंस्पायर्ड है, कैंटोन क्विजीन से। ठीक। आंध्र प्रदेश में मसालेदार खाना ज़्यादा खाया जाता है, इडली, वड़ा, डोसा। असम में चावल बहुत फेमस है, मीट, चिकन और पोर्क के साथ। एक एपोंग नाम से ड्रिंक भी यूज़ होती है जो मिलेट और चावल की बियर होती है वो। गोवा में कोकोनट के ऑयल में सी फिश को पका के खाया जाता है। केरला में टोपियो का बहुत फेमस है वहाँ पे, और कोकोनट खाया जाता है। और टोपियो को जो है कप्पा फ्रूट से बनता है, और ये एक रूट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी काफ़ी बार आया है क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर में फ़िश मस्टर्ड ऑयल में फ़िश कुक करके खाई जाती है। ये देखो, ये ना मैचिंग की फॉर्म में आया है, तो उसमें क्या कर देंगे, फ़िश कुक मस्टर्ड ऑयल में ऑप्शन दे देंगे गोवा, क्योंकि गोवा में कोकोनट ऑयल में खाई जाती है, और गोवा और जम्मू कश्मीर दोनों में ऑप्शन दे देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। यूपी में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कचनार की सब्ज़ी फेमस है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल फेमस हैं खाने के तौर पे। आ जाते हैं बर्ड्स पे। बर्ड्स पे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बारबेट यानी वसंत गौरी, ये समर में आपने देखा होगा टुक टुक करती है ना। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखती है। ठीक है। वुड पैकर, वसंत गौरी की तरह ये पेड़ में छेद बनाकर अंडे रखती है। सनबर्ड यानी शकरखोरा, ये छोटा पेड़ या झाड़ी की डाली पे लटकता हुआ घोंसला बनाती है। टेलर बर्ड, पत्ते सिलकर घोंसला बनाती है, आपने देखा होगा, पत्ते सिलकर घोंसला बनाती है ये। वीवर बर्ड, मेल वीवर है वो घोंसला बनाता है, और फिर फीमेल वीवर डिसाइड करती है कि उसे किस घोंसले में अपने अंडे देने हैं। जो घोंसला उसको पसंद आएगा वो उसी में अपने अंडे देगी। डव, फकवा, ये कैक्टस या मेहंदी का पेड़ या कांटों में घोंसला बनाती है। आउल, ह्यूमन की तरह इसकी आंखें सामने होती हैं, जिस तरीके से ह्यूमन की आंखें आगे होती हैं। मैना के बारे में बात करें तो ये झटके से गर्दन आगे पीछे कर सकती है। ये कुछ खासियतें जो आपके पेपर में आई हैं। और इंडियन रॉबिन, इंडियन रॉबिन, ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है, और इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। क्रो के बारे में पढ़ते हैं तो घोंसले में इसमें ये लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ वगैरह यूज़ करता है, और पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे जाके घोंसला बनाता है। ठीक है। स्पैरो, इसका जो घोंसला है वो अलमारी के ऊपर ही जाएगा। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली का ये राजकीय बर्ड। पीजन के बारे में पढ़ते हैं तो घोंसला पुराने मकान या खंडर में बनाते हैं। बर्ड की चोंच यानी इनकी बीक पर भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके की जो चोंच होती है हुक की तरह, ये मांस चीरने और फाड़ने के लिए काम आती है। और किस किस की होती है ऐसी, बाज की, चील की और गिद्ध की। इस तरीके की जो चोंच होती है, जो छोटी, चौड़ी और थोड़ी मजबूत होती है, ये अनाज के दाने तोड़ने के लिए आती है। कबूतर और जैसे गोरिया की। और ये जो पेनी इस तरीके की, ये लकड़ी में छेद करने के लिए काम आती है। और इस तरीके की घुमावदार जो होती है, ये फूलों का रस चूसने में काम आती है। घुमावदार चोंच किस किस की होगी, तोते की, फल कुतरने के लिए भी यही काम आएगी। और इस तरीके की जो लंबी और पतली, नुकीली, खड़ी हुई, ये कीचड़ से कीड़े निकालने के काम आती है। और इस तरीके की ये काटने के लिए काम आती है।
लंबी पतली सुई जैसी मछली पकड़ने के लिए जैसे सारस या बगुला। इस टाइप की जो चोंच है ये सारस और बगुले की। पक्षियों के पंजे भी पढ़ लेते हैं। तो जो झिल्लीदार थोड़े पंजे होते हैं, जैसे मान लीजिए बर्ड के पंजे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लेयर भी होगी इस तरीके से। डक में और राजहंस में ये उनको फ्लोट करने के काम आते हैं, तैरने के काम आते हैं। और इस तरीके के जो पंजे होते हैं वो गौरैया के टहनियाँ पकड़ने के काम आते हैं। और ह्यूरोन के टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी जिनकी होती हैं, जैसे सारस और क्रेन और बगुले की। पंजा मुड़ा हुआ और तेज नाखून वाले पैर को शिकार को पकड़ने के लिए, जैसे चील, गिद्ध और उल्लू। सो एनसीईआरटी की ईवीएस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ऐसी ही यूज़फुल क्लासेस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल जेनजी टीचर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन मोर थिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। सो दिस इज़ एंड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।